Good morning students, myself Shivam Arora from SBS-Mansarovar, Palampur. Today I am here for our chapter number 3, Nationalism in India for class 8 part 1. अब नेशनलिज्म क्या है स्टूडेंट्स, हम वो देख लेते हैं सबसे पहले. द नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ अ प्राइड एंड द बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स अवर नेशन. हम नेशनलिज्म वे जो हमारी फीलिंग्स है जो हमारे नेशन के लिए, कि हम हमारी फील किस तरीके से हमारे नेशंस को हम हमारा प्राउड होता है, किस तरीके से हमारा फीलिंग्स है नेशन के लिए, वो उसे बोलते हैं नेशनलिज्म. इट इज़ ऑल्सो अ विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग वन हैज़ फॉर द नेशन इफ़ द नीडेड अराइज. अब नेशनलिज्म ये है स्टूडेंट्स हमारे लिए कि अगर हमारे देश के लिए हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े तो अगर हम दे दिए तो उसे बोलते हैं नेशनलिज्म. ओके, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया डेवलप्ड नोटेबली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सी. अब हमारे देश के लिए जो नेशनलिज्म जो शो हुई थी स्टूडेंट्स, वो किसके बाद हुई थी? 1857 सी के बाद हमें देखने मिली थी, जो लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ देशों के लिए दी है उसमें. द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनलिज्म ओरिजिनेट इन द यूरोप. अब जो ओरिजिनल जो नेशनलिज्म ओरिजिनेट हमें कहाँ पे देखने मिलती है? यूरोप के अंदर देखने मिली है. द वेरियस फैक्टर्स सच एज द रीअसाइन रिफॉर्मेशंस. अब जो कैसे फैक्टर्स थे जो नेशनलिज्म्स में आए थे, द रीअसाइनेंस जो रिफॉर्मेशन हुआ था उसमें, द अमेरिका एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली एंड द जर्मनी, इसके अंदर हमें सारी चीज़ें देखने मिली थी नेशनलिज्म में. द प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोपोगेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप. अब यूरोप के अंदर जो इटली एंड जर्मनी थी वो, उसके साथ जो ये यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म्स का तो पूरा था स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें मेन देखने मिला था. द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हेल्प इंडियंस टू गैदर द नॉलेज ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड द चेंज देयर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड द इकोनॉमिक व्यूज़. अब जो ब्रिटिश रूल था वो हमारे इंडिया के अंदर, उसने क्या करा, सारी की सारी जो नॉलेज थी इकोनॉमिक, जो हमारी थिंग्स के जो हैपनिंग होती थी हमारी कंट्री के अंदर, जो अराउंड वर्ल्ड के अंदर भी चल रही थी, वो सारी चीज़ें उनने जान ली, जो ब्रिटिश रूल उनने रूल करके अपना. और वो भी किस तरीके, जैसे पॉलिटिकली कोई थिंग्स हो, सोशली कोई थिंग्स हो, या रिलीजियस कोई थिंग्स हो, या इकोनॉमिकली कोई थिंग्स हो, सारी चीज़ें उनने ब्रिटिश ने रूल करके सारी चीज़ जान ली थी. द वेरियस फैक्टर द फॉस्टरिंग द मॉडर्न नेशनलिज्म एरोइज इन इंडिया. और इसी के बाद फिर उसमें ये वेरियस फैक्टर्स जैसे ही मॉडर्न आए उसके बाद हमारे जो नेशनलिज्म का जो पार्ट था हमारे इंडिया के अंदर आया. द एजुकेटेड एंड द इंटेलेक्चुअली fact the need of the self rule in our country and this thought gradually spread for and the wide in the nation. अब जब एजुकेटेड की बात करी जाती थी स्टूडेंट्स, या कोई भी फेल्ट कोई भी थिंग मीन्स के जो सेल्फ रूल हो हमारे इंडिया के अंदर, हमारा खुद का इंडिया का रूल हो, वो चीज़ सोचने के बाद हमारे कंट्री के अंदर नेशनलिज्म लोगों के अंदर जागी थी नेशन के लिए. इट वॉज फॉलो बाय द फीलिंग्स ऑफ द नेशनल यूनिटी. और ये किसके थ्रू फॉलो होती थी स्टूडेंट्स? जो नेशनल यूनिटी की नेशनल यूनिटी के थ्रू ये फॉलो होती थी, ये सारी की सारी फीलिंग्स, क्योंकि हमारी सारी फीलिंग्स थी वो नेशन के लिए थी. वी विल स्टडी द वेरियस फैक्टर्स दैट लीड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. अब स्टूडेंट्स हम जो आगे के जितने भी फैक्टर्स है ये सारे के सारे नेशनलिज्म के ऊपर जब वो हमारे अब आगे हम पढ़ेंगे. सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट था पॉलिटिकल रीजन. पॉलिटिकल रीजन क्या था? बिफोर द ब्रिटिश रूल ऑफ अवर कंट्री लैक पॉलिटिकल यूनिटी. अब जब ब्रिटिश रूल से पहले जो हमारी कंट्री थी वो क्या पॉलिटिकल यूनिटी थी उसके अंदर. द इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू द बिग एंड द स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स. अब इंडिया थे वो क्या थे? राजाओं के अंडर में पहले चलते थे ब्रिटिश रूल से पहले, तो वो क्या प्रिंसली स्टेट्स थे, मीन्स एक एक राजाओं का राज चलता था, छोटा या बड़े राज्य में. The British defeat many king and established direct or indirectly rule all over India. अब ब्रिटिश ने क्या करा? राजाओं से लड़ा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़के उन्हें क्या करा? इंडिया पे राज करना स्टार्ट कर दिया. अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंट. और उनके अंडर में, ब्रिटिश के अंडर में क्या हुआ? उनका एडमिनिस्ट्रेशन में उनका राज्य चलने लगा और उनके लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में राज करने लगे. हाउएवर द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज नॉट कंडक्टिव. और ये सारा के सारा जो सारी चीज़ें हुई थी वो क्या था? एक एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, कैसा था स्टूडेंट्स? एक कंडक्टिव था, कि जो ब्रिटिश रूल जो यहाँ पे हमें
नहीं लग रहा था अच्छा कि ब्रिटिश रूल यहाँ पे हमारे इंडिया पे राज करनी चाहिए, नहीं। अब बिसाइड देयर वर मैनी रीजंस दैट दे लीन टू प्रोटेस्ट अगर द ब्रिटिश रूल। अब हमारे अगेंस्ट हमारे पास बहुत सारे ऐसे थिंग्स थे जिसे हम ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो ग्रेजुअली दिस प्रोटेस्ट बिकम्स मोर प्रोमिटेंट एंड द वाइड स्प्रेड। और जैसे जैसे प्रोटेस्ट हम आगे लगे करने लगे तो धीरे धीरे वाइड स्प्रेड बढ़ता गया और धीरे धीरे हम ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े होने लगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स था इकोनॉमिकली रीजन। इकोनॉमिकली रीजन क्या था? द इंडिया वॉज फाइनेंशियली ruined ड्यू टू द इकोनॉमिकली पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब जो इकोनॉमिकली क्या था, हमारा जो इंडिया था वो फाइनेंशियली जो ब्रिटिश थे उसके अंडर में दब रहा था इकोनॉमिकली पॉलिसी के थ्रू। अब द ब्रिटिश टूक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया टू इंग्लैंड एंड देन दे फिनिश मैन्युफैक्चर गुड्स वर सोल्ड इन द इंडिया मार्केट। अब वो क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल्स था वो इंडिया में से ही लेके जाते थे पूरा ब्रिटिश लोग इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के अंदर वो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छी चीज़ें बना के हमारे इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल के ऐसा वो रॉ मटेरियल में से थिंग्स बजा के इंडिया मार्केट के अंदर हैवी रेट पे बेचते थे। द ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर गुड इम्पोर्ट in India from England was the negligible, whereas the heavy taxes were levied on the commodity manufacture in India। अब वो क्या करते थे, वहाँ से जो चीज़ें बना के आते थे उसमें यहाँ पे लाके वो बहुत ही हाई टैक्स पे सारी चीज़ें वो हैवी रेट पे बेचते थे। एज द रिजल्ट द इंडिया गुड्स बिकेम मोर एक्सपेंसिव देन द इम्पोर्ट गुड्स। अब वो क्या उससे क्या होने लगा कि जो फॉरेन के जो गुड्स आते थे वो क्या सस्ते रेट थे, और जो इंडिया के गुड्स थे, इंडिया की चीज़ें थी उस पर क्या करते थे वो बहुत ही टैक्स लगाते थे। सो इंडिया की चीज़ें महंगी होने लगी और उनकी चीज़ें वहाँ पे सस्ती थी। अब मैं एंड इन द कट थॉट कंपटीशन द हैंडीक्राफ्ट एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड सस्टेन इटसेल्फ। और साथ ही साथ क्या हुआ है, जो वहाँ से जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी साथ ही साथ जो हैंडीक्राफ्ट जो हमारा होता था और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसके अंदर भी हाई कंपटीशन होने लगा। द मैनी आर्टिशंस बिकम्स द अनएम्प्लॉयड। अब जो बहुत ही आर्टिशंस थे, जो इंडिया में जो लोग अलग अलग चीज़ें बनाते थे वो भी क्या हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए, क्योंकि उनकी चीज़ें बिकने लगी नहीं। सून द इंडियंस रियलाइज दैट इट वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी टू प्रॉस्परस द इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। और धीरे धीरे अब इंडियंस को भी पता चलने लगा है जो ये ब्रिटिश लोग हैं इनके साथ ये सब इसे खिलाफ और साथ में खड़े रह के इनको इंडिया को ख़त्म कर देंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के। द फॉरेस्ट द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। इससे क्या हुआ कि लोगों में वापिस इस तरीके से नेशनलिज्म इन बढ़ने लगी इंडिया के लिए। अब थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा द ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब थर्ड हम देख लेते हैं द रेलवे, द टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड एंड द वाटरवे एक्स्ट्रा वर डेवलप्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश फॉर द मिलिट्री, इकोनॉमिकली एंड द पॉलिटिकल रीजंस। अब जो हम स्टूडेंट्स हमारा जो रेलवे है, टेलीग्राफ है, पोस्ट है, लैंड है एंड द वाटरवे एक्स्ट्रा, और ये क्या हुआ हमारे इंडिया के अंदर डेवलप्ड हुए है और इन इंडिया बाय द ब्रिटिश फॉर द मिलिट्री, इकोनॉमिकल, और किसके लिए ये होते थे, ब्रिटिश की जो मिलिट्री थी उसके लिए, इकोनॉमिकली के लिए होते थे, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल कोई रीज़न होता था उसके लिए भी सब होता था, डेवलप होता था। हाउएवर इट टर्न आउट टू बी अ सून इन डिस्कस्ड फॉर द इंडियंस। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो सारी चीज़ें इंडियंस के थ्रू डिस्कस होने लगी। द पीपल केम क्लोजर टू द वन अनदर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर फैक्ट्रीज। और जो वहाँ के इंडियन के लोग थे वो क्या क्या करने लगे, एक दूसरे के पास में आने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज भी अब धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही थी। द मोबिलिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड द आर्टिस्ट एंड द बिजनेस क्लास इंक्रीज एंड दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड द ओपिनियंस। अब जो वहाँ के लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, इंचुअली जो लोग थे, अलग अलग इंडिविजुअली वो आर्टिस्ट थे, वो सारे मिलके जो क्लास डेवलपमेंट वाले थे जो लोग थे वो क्या करते एक दूसरे को मिलके उनकी राय लेके वो एक साथ काम करते थे। अब डेस्टिनेशन ऑफ द कास्ट
community and the region came lesser due to increased communication and the mass transportation। और इसके वजह से क्या हुआ स्टूडेंट, सबसे मेन हमारा फ़ायदा हुआ था इंडिया के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन चलता था, जो कास्ट को लेके के छूत और छूत वाली कास्टों को, उनको ये सारी चीज़ें लोग छोड़ के साथ में मिल के लगे और साथ में ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करके मास कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके ये सारी चीज़ें करने लगे, बदलाव लाने लगे इंडिया के अंदर। द नेशनल लीडर कुड कम्युनिकेट देयर थॉट्स एंड द प्लान्स टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और जो वहाँ के जो नेशनल लीडर्स थे हमारे इंडिया के, वो क्या करने लगे, जो उनकी जो कम्युनिटी थी, उनके जो थॉट्स थे और सारे जो प्लान्स थे वो पीपल के साथ मिलके बांटने लगे और करने लगे। द लीडरशिप वॉज बिल्ट एट नेशन and level instead of the region level. This gave a notable contribution in the achievement of स्वराज। और सबसे मेन जो लीडरशिप थी हमारे जो नेशन लेवल की, वो बहुत ही अच्छी थी, जो रीजनल लेवल पे भी थी वो भी बहुत अच्छी थी। और ये इसी कंट्रीब्यूशन के कारण हमारा जो अचीवमेंट था स्वराज के ऊपर, वो सबसे अच्छा हमें मिलने लगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा फोर्थ है वो है लिटरेचर एंड एजुकेशन। अब हम देख लेते हैं लिटरेचर एंड एजुकेशन क्या है। द एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। अब जो एजुकेशन था हमें वो क्या मिलता था, पेव्ड लैंग्वेज थी जो हमारे ब्रिटिश की, वो यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म पे मिलने लगा था लोगों को। द डोर्स टू द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ द नेशनलिज्म ओपन ड्यू टू द इंडियन एजुकेशन। और उसके वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स के जो वेस्टर्न एजुकेशन के डोर्स थे वो लोगों के लिए खुले हुए थे कि किसी को भी इंग्लिश एजुकेशन चाहिए तो वो वहाँ पे जाके ले सकते हैं। द मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन द वर्ल्ड वाज अवेलेबल इन इंग्लिश। और ज़्यादातर जितने भी लिटरेचर्स थे वो सारे कहाँ पे, इंग्लिश के अंदर हमें मिलते थे। द पीपल ऑफ द कंट्री लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकम द फेमिलियर विद द रिसेंट ट्रेंड इन द वर्ल्ड। अब जो लोग थे वो क्या करते थे कंट्री के, कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सीखते थे और साथ ही साथ में जो उनके रिसेंट जो फैमिली, जो हमारे जो इंडियन थे उससे फेमिलियर भी बनते थे, उस लैंग्वेज से फेमिलियर होते थे। ओके, थस वी वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। और हम क्या थे स्टूडेंट्स, इंस्पायर होते थे उस आइडिया से, जो डेमोक्रेसी की आइडिया था उससे। लिटरली इक्वलिटी एंड द फ्रेमिलिटी, ये ब्रदरहुड फ्रॉम द अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और हमें क्या चीज़ें सिखाई गई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द फ्रेनिटी। ये क्या है, तीनों चीज़ एक ब्रदरहुड है स्टूडेंट्स, जो हमें अमेरिका वॉर के टाइम हमें इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच हमारी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसके अंदर हमें सीखने मिला था। द पीपल डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस, recognize the power of the unity and being dreaming about the bright future for the independent India। अब जो वहाँ के लोग थे वो क्या करते थे, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब हम इंडिया को ब्रिटिश जो ब्रिटिश रूल है वहाँ से हटा देंगे। उनके अंदर एक पावर, उनके अंदर की जो शक्ति थी, पावर ऑफ यूनिटी, वो चीज़ें उन्हें याद आ गई थी, उन्हें बिलीव हो गया था उस चीज़ों में। एंड बिगिन ड्रीमिंग, और वो क्या करते थे, सपने देखने उन्हें स्टार्ट कर दिए थे कि हाँ कि अब हमारा भारत देश बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा अंग्रेज़ों से और बहुत जल्दी डेवलप भी अच्छे से होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा the various novels, acts and the stories, poems, songs were written in the regional language। और उसके बाद क्या होने लगा स्टूडेंट्स, जो नॉवेल्स थे, एक्ट्स थे, जो स्टोरीज थी, पोएम थी, जो सॉन्ग्स थे, वो हमारे रिलीजनल लैंग्वेज जो हिंदी थी उसके अंदर लिखे गए थे। पहले तो क्या था, संस्कृत लैंग्वेज चलती थी स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी लिखे जाते थे। और the written literature spreads the message of the national unity and the devolution। और जो भी रिटर्न लैंग्वेज, रिटर्न में जो भी मैसेज आते थे वो किसके ऊपर होते थे स्टूडेंट्स, द नेशनल यूनिटी एंड द डिवोशंस के ऊपर होते थे। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर मेड अ वर्चुअल कंट्रीब्यूशन इन स्प्रेडिंग द नेशनलिज्म अवेयरनेस। द न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम द बंगाल, मुंबई, चेन्नई एंड द अदर एरियाज। अब स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर क्या काम करता है, न्यूज़पेपर ये काम करता है कि उसके सारे जो आइडियाज़ और वर्चुअल कंट्रीब्यूशन होता है वो सारी चीज़ें कलेक्ट करता है और वो पूरे थ्रू जो स्प्रेड करता है नेशनल अवेयरनेस के लिए पूरा। ओके, सो न्यूज़पेपर पब्लिश्ड। अब न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश्ड होता था, बंगाल में, मुंबई में, चेन्नई में एंड अदर कुछ एरियाज थे जहाँ पे
पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एंड इट अवेक नेशनलिटी फीलिंग्स इन द हार्ट ऑफ पीपल। और जहाँ जहाँ पे ये छोटी छोटी जो ब्रिटिश की अवेक थी, जहाँ ब्रिटिश लोग थे वहाँ पे भी ये प्रिंट होता था स्टूडेंट न्यूज़पेपर। ओके, इसके बाद सिक्स्थ वाला है मैग्नेटिक एंड द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब मैग्निफिसेंट, द एशियंट आर्कियोलॉजिस्ट एलेक्जेंडर Cunningham and his assistant they erect many sites at the ancient civilization in the Indus Valley। अब जो स्टूडेंट्स जो मैग्निफिकेंट रिच हेरिटेज के टाइम पे क्या हुआ था, जो एशियंट आर्कियोलॉजिस्ट थे एलेक्जेंडर क्यूरिगम और उसके जो असिस्टेंट थे उनने क्या करा था, यहाँ पे जो अलग अलग मैनी साइट्स थी एशियन सिविलाइजेशन की इंडस वैली के अंदर, दे डिस्कवर्ड मैनी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स डिप्राइड इन द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या करा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्क्राइब करी थी उनने आर्कियोलॉजिक रिमेन के अंदर, जिसके वजह से रिच हेरिटेज होता है हमारे इंडिया में। द इंडिया आर्कियोलॉजिस्ट लाइक द राय बहादुर दया राम शाइनी, द माधु स्वरूप वत्स and the Rakhidas Banerjee continued their equalization and the unearthed remains of the मेजोरिस्टिक सिविलाइजेशन। अब ये जो तीन लोग थे उनने क्या लाया था स्टूडेंट्स, मेजोरिटिक सिविलाइजेशन लाया था, साथ ही साथ हमारे जो अनअर्थ पे रिमेन्स अनइक्वलिटी थिंग्स थी उन्हें भी साथ में लेके वो आए थे। द स्कॉलर फ्रॉम द वेस्ट इन द कोलोब्रेशंस विद द इंडियन स्कॉलर ट्राई टू फाइंड अ लॉट अबाउट द इंडियन कल्चर एंड द हेरिटेज। अब जो इंडिया के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, अभी इनको जो एक्सिबिशंस था हमारे अर्थ के ऊपर जो मैंने आपको बताया जॉन इक्वलिटी थी, उसके बाद उनने जो हमारे जो इंडियन स्कॉलर्स थे जो होशियार लोग थे वो इंडिया कल्चर और हेरिटेज के ऊपर सारी चीज़ें जान करके उनको भी लिटरेचर के अंदर लिख रहे थे। The ancient Indian books on the medical science, the astrophysics, the diplomacy and the spirituals are translated into English। अब जो मॉडर्न साइंस की जो बुक्सें थी स्टूडेंट, जैसे कि कौन कौन सी थी, मेडिकल साइंस थी, एस्ट्रोफिजिक्स थी, डिप्लोमेसी थी एंड द स्पिरिचुअलिटी थी, ये सारी की सारी ट्रांसलेटेड इंग्लिश में होने लगी एंड बिकम नोन टू द पीपल ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड। और जिससे क्या हो गए, इंडिया के लोगों को पता चलने लगी, साथ ही साथ वर्ल्ड के लोगों को भी पता चलने लगी। A detailed research on the literacy and the cultural heritage of India fostered the feelings of pride and nationalism। और ये सारी की सारी डिटेल जो हम रिसर्च करा था लिटरेसी के थ्रू या कल्चर हेरिटेज जो हमारे इंडिया के ऊपर, उसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी की सारी हमारी जो फीलिंग्स और थी, हमारा जो प्राइड एंड नेशनलिज्म था वो सारी बुक्स के अंदर दिखी थी और इसके वजह से इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में गई थी, जिसकी वजह से सारे लोग इंडिया का कल्चर जान सके। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब वो क्या है वो देख लेते हैं हम। द अबोव स्टेट फैक्टर्स एंड द अदर रीजन नेशनलिज्म्स हैज़ कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो सारी की सारी चीज़ें जो फैक्ट्स हमने स्टूडेंट्स ऊपर देखे, उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मूवमेंट था वो हमारा स्टार्ट होने लगा, डेवलप्ड होने लगा। बाय द टाइम सर एओ हुमी रिटायर एट अ ब्रिटिश ऑफिसर, और उसी टाइम पे क्या होता है, जो सर उनके एओ हुमी थे वो क्या होते रिटायर हुए थे ब्रिटिश ऑफिस में। ही हैड रियलाइज दैट द ब्रिटिश एम्पायर वाज नॉट एज सिक्योर एज इट अपीयर टू बी। अब उसे उस टाइम पे एहसास हो गया था कि जो ब्रिटिश रूल जो हमारा यहाँ पे इंडिया के अंदर चल रहा था वो अब सिक्योर है नहीं, क्योंकि अब हम पे कुछ ना कुछ खतरा आएगा, क्योंकि अब इंडियन सारे जाग गए थे, उसे पता चल गया था। The empire, he believed that if the dissatisfaction amongst the people of the India were not take care of, अब उसे पता था कि अब जो भी हम चीज़ बोलेंगे उसमें लोगों का डिससेटिस्फैक्शन ही होगा, उनके लोगों की हाँ होगी नहीं जो इंडियंस थे उनकी। And there was the chances of re-announce of the revolt similarly to the one of 1857 C in the order to keep the general dissatisfaction at bay। एंड ही थॉट द एस्टेब्लिशमेंट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो 1857 के अंदर जो चीज़ें हुई थी स्टूडेंट्स, जो रिवॉल्ट्स हुए थे उसके थ्रू जो लोगों ब्रिटिश ने जो रखे थे कुछ भी जो रूल्स, उसको सीधा ही सीधा इंडियंस ने क्या करा था, अनसेटिस्फाई कर दिया था कि उन्हें माने थे नहीं जो 1857 सी के अंदर। ओके, द विसरी लॉर्ड Dufferin agreed to his idea and supported him।
अब जो विसरी लॉर्ड ड्यूरेंट ने क्या करा, आइडिया को एग्री करा और साथ ही साथ उन्हें सपोर्ट किया। विद द एफर्ट ऑफ द एलन ऑक्ट्री ह्यूमी द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 1885। और जो उसने क्या करा, जो ओ ह्यूमी थी उसने उससे साथ में मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस बेटा एस्टेब्लिश करी दिसंबर 1885 के अंदर। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर। और उनका जो फर्स्ट सेशन था जो कांग्रेस का जो हेल्ड हुआ वो कब था, 28 दिसंबर 1885 के अंदर था। वो भी कहाँ पे था, एट द गोकुलदास तेजल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई विद वोमेशचंद्र बनर्जी एट द एज द प्रेसिडेंट। अब उस टाइम के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, वोमेश चंद्र बैनर्जी उस टाइम पे प्रेजेंट रहे थे। और साथ ही साथ जो गोकुल दास टेम्पल संस्कृत स्कूल है उसके अंदर हुआ था ये कैंपिंग, और 1885 के अंदर होता 28 दिसंबर को। अब Vyomeshchandra Banerjee was present. 72 representative from the different region of India were present in their कॉन्फ्रेंस। अब 72 पर्सनस यहाँ पे स्टूडेंट आपको देखने मिल रहा होगा, जो इसके नीचे फोटो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। फर्स्ट सेशन हुई थी वो कब, 72 लोग थे वहाँ पे जो इसके अंदर आए थे 1885 के अंदर। द मेन लीडर प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस विद द दादा भाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजा शाह मेहता and the Bradudin Tabuji and K.R. Telang and the Drisha Vacha extra. The many problems related to the nation were the discussed there. अब बहुत सारी जो इंडिया की डिस्कस हुई थी, जो प्रॉब्लम्स वो वहाँ पे हुई थी, जो फर्स्ट सेशन बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और कुछ लीडर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, जैसे मैंने आपको अभी सब नाम बताया, दादा भाई नवरोजे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजा शाह मेहता, बाबुद्दीन ताबिजी, के तेलांग एंड द दिशनाथ वच्छा। ये सारे लीडर्स भी उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट थे स्टूडेंट्स। और उनने जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारे इंडिया के अंदर सारी उनने प्रॉब्लम्स उस मीटिंग के अंदर डिस्कस की थी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का जो पार्ट है, आज के लिए पार्ट हम इतना ही रखते हैं। बाकी का जो पार्ट था हम बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।